तो चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसका दूसरा नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब 11th के वैसे तो 9th चैप्टर में वाटर मॉलिक्यूल मतलब हाइड्रोजन चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9, तो उसमें फर्स्ट टाइम ऐसे ब्रैकेट वाले सब्सटेंसेस आए थे। तो ये जो भी बॉक्स ब्रैकेट वाले सब्सटेंसेस है ना, दीज आर नोन एज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। नेक्स्ट, अब ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है उसमें बॉन्ड कौन सा होता है? तो बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो उसमें बॉन्ड होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड है ना उसका दूसरा नाम है डेटिव बॉन्ड। चलो, अब किसी को याद है कि ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? जैसे इलेक्ट्रॉन शेयर जब भी होंगे तब कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट। गुड, शेयर होता है तो कोवेलेंट। फिर जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है और गेन होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है और गेन होता है तब आयोनिक बॉन्ड। वेरी गुड, आयोनिक। और जब तो फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा? मींस ये डेटिव बॉन्ड कब बनेगा? यस एनीवन? नॉट मॉलिक्यूल शेयरिंग बेटा, रुशिन गलत है। Not electrons are shared, Rishi. Whenever electrons are shared, at that time only covalent bond is formed. वो तो मैंने पहले पूछ लिया। लेकिन coordinate covalent bond कब बनता है? जब lone pair donate और accept होती है, तब जाके। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल या एक या दो या तीन, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट होते हैं तब आयोनिक बॉन्ड बनता है। और जब पूरी लोन पेयर का मतलब क्या है पता है? ये लोन पेयर का मतलब क्या है? इसके लिए दूसरा वर्ड है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या नाम है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। सेट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन वो सेट किसका? नॉन बॉन्डिंग, दैट इज द लोन पेयर। जो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होते हैं ना उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं, वो भी सेट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो फिर से मैं बोल रहा हूं, लोन पेयर का मतलब होगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। चलो, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कैसी होती है? For that we are taking the example of ammonia and then water. In ammonia, the central element is nitrogen. In ammonia, central element is nitrogen. उसका एटॉमिक नंबर 7, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2, then 2s2, then 2p, 3, good, 2p3. ओके, तो जब नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन एंड थर्ड हाइड्रोजन, तो 3 बॉन्ड्स तब बनेंगे और अमोनिया मिलेगा। तो ये जो 2s के 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, these 2 electrons do not take part in a bond formation, and this one is known as lone pair or non-bonding electron pair, and that is donated to the another atom to get the coordinate covalent bond. चल, H2O का एग्जांपल लेते हैं। सेंट्रल एलिमेंट कौन सा होगा?
O. O. Atomic number 8. 8. electronic configuration Helium 2. 2s2 and 2p4. Very good. 2p4. ओके, तो जनरली ऑक्सीजन की टेंडेंसी रहती है टू मेक टू बॉन्ड्स. सो हियर वी कैन सी देयर आर टू हाइड्रोजन एटम्स which are attached with oxygen. So by sharing one electron of hydrogen, we will get H2O. But oxygen contains two lone pairs. Lone pairs means non-bonding electron pairs. तो वो हम 4 points ऊपर नीचे लिखते हैं, याद है? 11th चैप्टर नंबर 4. तो ये पहले हो चुका है. चलो फिर भी याद नहीं है तो फिर भी मैंने आपको सिखा दिया. ये याद नहीं है फिर भी चिंता मत करो. ओके, चलो नेक्स्ट. तो इसमें किसी को डाउट? ये लोन पेयर में किसी को डाउट? No sir, no doubt. नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे बनता है वो भी मैंने समझा दिया. उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो याद है 11th में मैंने बताया था कि छोटा कंसेप्ट स्टार्ट कहां से होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर से होगा. चलो अब मुझे आपको सिखाना है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. तो पहले इसकी हम कंपैरिजन करते हैं किससे? डबल सॉल्ट से. अब सब यहां पे ध्यान रखो. डबल सॉल्ट का एक एग्जांपल लिख देता हूं. वैसे सबको पता ही है एलम. इसके लिए दूसरा भी वर्ड है पटकड़ी. उसका फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2. तो इसमें हर एक आयन फ्री स्टेट में है. मतलब सिंपली हमें क्या करना है? वाटर में K2SO4 डिसॉल्व करना है, उसके बाद एल्यूमिनियम सल्फेट डिसॉल्व करना है, दोनों को मिक्स करना है, मतलब कंप्लीट डिसॉल्व हो जाए, फिर इसको इवोपोरेट करना है उसमें से वाटर. तो लास्ट में हमें जो सॉलिड पार्ट मिलेगा दैट इज एलम. और उसमें दोनों सॉल्ट्स फ्री स्टेट में है. ये फ्री स्टेट में है उसका मतलब क्या पता है? कि पोटाशियम आयन इसमें फ्री स्टेट में है. तो जब भी हम पिक्रिक एसिड ऐड करते हैं किसमें? ये एलम के सॉल्यूशन में, तो आपको येलो पीपीटीज मिलेंगे. दैट इज द इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ K+. अगर आप उसमें पानी ऐड करते हैं थोड़ा, तो उसका पानी जो मिलेगा ना हमें, वो धुंधला मिलेगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. तो आपको टर्बिड सॉल्यूशन मिलता है. ओके, फिर हम बात करते हैं अगर हमने BaCl2 ऐड किया. अरे यार वो तो उस साइड लिखना था ना. जस्ट अ मिनट. सल्फेट आयन की कंफर्मेटिव टेस्ट है ऐड BaCl2. तो आपको क्या मिलेगा? BaSO4 के व्हाइट पीपीटीज मिलते हैं. ओके, दैट मींस SO4 माइनस प्रेजेंट. तो एलम के एक्वियस सॉल्यूशन में हर एक आयन की पर्टिकुलर टेस्ट आपको मिलेगी. मींस इट्स अ डबल सॉल्ट, और डबल सॉल्ट में दो सॉल्ट कंबाइन किए हैं. सिमिलरली इफ आई कंबाइन KCN एंड FeCN ट्वाइस, तो रेशियो है 4:1 और आपको मिलेगा K4FeCN6. ये ब्रैकेट वाला सब्सटेंस आपको मिल गया. अब इसमें आपको कौन सी टेस्ट मिलेगी पता है? सिर्फ K+ की, क्योंकि वो ब्रैकेट के बाहर है.
ब्रैकेट के बाहर ऑलवेज आयोनिक बॉन्ड होगा। फिर से ब्रैकेट के बाहर कौन सा बॉन्ड होगा? Ionic. आयोनिक Ionic. बॉन्ड में, आयोनिक बॉन्ड में हर एक टेस्ट आपको मिलेगी। मतलब अगर इसमें पिक्रिक एसिड ऐड करेंगे देन वी विल गेट द कंफर्मेटिव टेस्ट। तो मतलब येलो पीपीटीज हमें मिलेगा, दैट मींस K+ इज प्रेजेंट। लेकिन Fe2+ के पीपीटीज हमें नहीं मिलेंगे बिकॉज Fe2+ आयन इज कनेक्टेड विथ Cn- बाय कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब ब्रैकेट के अंदर ऑलवेज कौन सा बॉन्ड होगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ओके, कि ब्रैकेट के अंदर जो भी बॉन्ड होगा, तो ये डबल सॉल्ट नहीं है, ये जो ब्रैकेट हो गया दैट मींस इट्स अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या तो फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या तो फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आया? यहां पे ये जो भी डबल सॉल्ट है, दूसरा भी ऐसा है क्रोम एलम, तो उसमें भी हर एक आयन की आपको टेस्ट मिलेगी। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा तो ब्रैकेट के जो बाहर होगा वही टेस्ट देगा, क्योंकि वो कौन से बॉन्ड से अटैच्ड है? Ionic. आयन। ओके, और ब्रैकेट के अंदर कौन से बॉन्ड से अटैच्ड है? Coordinate covalent. दूसरा नाम? Coordinate covalent. दूसरा नाम Dative bond. डेटिव, डेटिव बॉन्ड ये रहा। ओके, तो फिर से मतलब ये चैप्टर फिर से चलो पूरा ये जो करवाया फर्स्ट टाइम फिर से रिवीजन करवाता हूं। चलो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसका दूसरा नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उसमें जो बॉन्ड होता है एक्चुअली कोऑर्डिनेट कोवेलेंट होता है, प्लस आयोनिक बॉन्ड तो होता ही है। ओके, फिर मैंने समझाया कि कौन से टाइप के बॉन्ड जनरली होते हैं। तो फर्स्ट आयोनिक होते हैं, फिर कोवेलेंट होते हैं, फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट होते हैं, दैट इज डेटिव बॉन्ड होते हैं। तो ये डेटिव बॉन्ड कैसे बनता है? तो बाय डोनेशन एंड एक्सेप्शन ऑफ द लोन पेयर। ये लोन पेयर का मतलब क्या है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है? कि जो पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेती है उसका नाम है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, और ये जो अमोनिया है उसमें ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन का कौन सा बॉन्ड मतलब कैसे बनाएगा? तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, तो 3 बॉन्ड्स जनरली बनते हैं, तो एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। वैसे H2O के पास 2 लोन पेयर्स होती है। ओके, चल फिर हमने सीखा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या, तो इसकी कंपैरिजन जनरली कैसे सब्सटेंस से होती है। तो देखो यहाँ पे भी 2 सॉल्ट मैंने कंबाइन किए, यहाँ पे भी 2 सॉल्ट कंबाइन किए। तो यहाँ पे हर एक आयन अपनी तरह से फ्री है, और यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट के जो बाहर है वही फ्री है, ब्रैकेट के अंदर है वो पैक हो गया, अब वो कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो चलो स्टूडेंट्स, अब आपको नेट पे सर्च करना भी आप कर सकते हैं, आपको दोनों का डिफरेंस लिखना है। सेल्फ पे दे रहा हूं, कौन से टाइप के यहाँ पे बॉन्ड है कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, बोलो तो। आयोनिक and डेटिव। और डबल सॉल्ट में ओनली आयोनिक बॉन्ड बिटवीन K+ एंड SO4। हाँ, SO4 2-। ओके, और यहाँ पे दोनों टाइप के बॉन्ड होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड every component doesn't give, मतलब each of the components doesn't give the conformative taste, but in double salt every components give the conformative taste in ये जो एनालिसिस है उसका नाम है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम बोलेंगे इन क्वालिटेटिव एनालिसिस all the components do not give the conformative taste, where in double salts all the components give
द कंफर्मेटिव टेस्ट और क्वालिटेटिव एनालिसिस। समझ आ रहा है? हाँ सर। ओके। Yes, तो sir. हाँ, और तो ये हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट के डेफिनेशन और डिफरेंस। देखते हैं चलो कौन कितने पॉइंट्स बना सकता है। मैंने अपनी तरफ से ये पूरी थ्योरी तो आपको एक्सप्लेन कर दी है। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, चलो फिर से भाई मेन प्रॉब्लम। ओके, चलो तो फिर तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। So in the previous unit we learned about the transition में, चलो उसकी तो जरूरत नहीं है यहाँ पे। मेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। The chemistry of the coordination compounds is an important and the challenging area। पैरा दिया है, एक बार देख लेना। चलो और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है और क्या नहीं, यहाँ पे तो डायरेक्ट उन्होंने थियोरी स्टार्ट कर दी है। ओके, और फिर क्या है क्या नहीं वो सब समझाया नहीं। चलो, अब अल्फ्रेड वर्नर साइंटिस्ट है, उसने क्या किया था कि कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया दोनों का डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन लिया हर एक बार, और फिर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए। जैसे COCl3 6NH3 तो उसका येलो कलर था, COCl3 5NH3 तो पर्पल कलर था, COCl3 4NH3 तो ग्रीन, और COCl3 4NH3 देन वायोलेट। ये क्या दिया है वो बाद में समझाऊंगा। तो ऐसे कंपाउंड्स उन्होंने बनाए अल्फ्रेड वर्नर ने, और फिर उन्होंने देखा कि हर बार प्रोपोर्शन डिफरेंट लेने पर कलर चेंज हो जाता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो जाती है। ओके, फिर से मैं बोल रहा हूं कि प्रोपोर्शन सिर्फ चेंज किया ना, सपोज चाय बना रहे हैं और दो सब्सटेंस हम अगर प्रोपोर्शन इंक्रीज डिक्रीज करते हैं फिर सिर्फ कलर में चेंज आता है। ओके, और टेस्ट में अगर चीनी डाले तो फिर टेस्ट में तो चेंज नहीं आएगा, लेकिन वो कलर में जैसे चेंज आता है ना, तो वो कलर यहाँ पे तो पूरा का पूरा कलर चेंज हो गया। देखो पहले येलो था, उसके बाद पर्पल, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद वायोलेट। 6NH3 है तो येलो, 5NH3 है तो पर्पल, 4NH3 है तो ग्रीन, और फिर से 4NH3 वाला दूसरा एक तो उसमें वायोलेट। तो हर एक बार डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन लेने पे कलर चेंज हो गया और कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो गई। तो फिर उन्होंने ये पूरा स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने फर्स्ट थ्योरी दी, दैट इज द वर्नर्स थ्योरी। ओके, तो चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां पे वर्नर्स थ्योरी। सिर्फ एक बात बोलनी थी कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, उसमें ये जो ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट के अंदर ये जो मेटल है ना, जनरली वो ट्रांजिशन मेटल आयन है। तो अब देखो, टेक्स्ट बुक के फ्लो में हम नहीं जा रहे हैं। फर्स्ट मैं फिर से आपको ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ना, वो पूरा फिर से समझाना चाहता हूं। चलो ध्यान से देखना, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है क्या? जो ब्रैकेट वाले कंपाउंड्स है ना, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ब्रैकेट के अंदर जनरली दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज मेटल, सेकेंड इज लिगेंड। मेटल का M लिखा है, लिगेंड का L लिखा है। जनरली ये जो मेटल है वो कौन सी होगी? तो जनरली मेटल में होगा ट्रांजिशन मेटल आयंस। ट्रांजिशन मेटल आयंस कौन कौन सी? तो ट्रांजिशन मेटल आयंस है
स्कैंडियम 21 to 30, जिंक, वैसे जिंक 30 लास्ट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, यट्रियम 39 से कैडमियम 48, then lanthanum 57, and then hafnium 72 to mercury 80, उसके बाद एक्टिनियम 89, and then रुदरफोर्डियम 104 to कॉपरनिक्सियम 111। तो ये है अपनी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड ये फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो जनरली ट्रांजिशन मेटल आयंस क्यों बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? ओके, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है बेच दो, लेकिन थोड़ा गुजराती इसमें इस्तेमाल करेंगे हम, वेच दो। ओके, तो जनरली ट्रांजिशन मेटल आयंस का एटॉमिक वॉल्यूम बड़ा होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, अरे सॉरी, एटॉमिक वॉल्यूम छोटा होता है, स्मॉल होता है, स्मॉलर एटॉमिक वॉल्यूम, देन हाई इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन उसमें होगा, फिर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज की होती है, फिर वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और इसी मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, इसी कंबाइन। ओके, तो पहले स्मॉलर एटॉमिक वॉल्यूम, फिर हाई इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगा। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है ना आपने, sp3, यहाँ पे तो बहुत सारे आएंगे, d2sp3, dsp3 एक्सेट्रा। इसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है और वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। सपोज Fe लेते हैं तो उसमें दो ऑक्सीडेशन स्टेट, 2+, 3+, और मैंगनीज की बात करें तो Mn 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+। ओके, टिटेनियम की बात करें तो 1+, 2+, 3+, 4+, वेनेडियम की बात करें तो 1+, 2+, 3+, 4+, 5+। तो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो ट्रांजिशन मेटल आयंस ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकता है क्योंकि एटॉमिक साइज स्मॉल है, जिससे लोन पेयर अट्रैक्ट कर पाए। यस, ई याद आ गया। हाँ, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होती है क्योंकि लोन पेयर डोनेट हुए तो रहे कहां, रहने के लिए जगह तो चाहिए, तो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होती है, ई फॉर एम्प्टी ऑर्बिटल्स। फिर सी फॉर हाई इलेक्ट्रिक चार्ज, H फॉर डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है इसमें, D फॉर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है इसकी, एंड O फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वेरियस मतलब डिफरेंट, मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। तो ये बात हुई सिर्फ मेटल की कि क्यों ऐसे मेटल्स और ट्रांजिशन मेटल्स ही क्यों ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं, उसका रीजन। चलो, लिगेंड, एज अ लिगेंड जनरली या तो फिर नेगेटिव आयंस होते हैं या तो फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेगेटिव आयंस तो चलो F- की बात करें तो उसके पास तो लोन पेयर है ही, लेकिन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से लोन पेयर उनके पास है? ऐसे कोई सब्सटेंस है कि न्यूट्रल हो? NH3 and H2O। वेरी गुड, अभी समझाया मैंने। तो ऐसे लोन पेयर वाले सब्सटेंसेस एज अ लिगेंड एक्ट कर सकते हैं। चलो, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा विश्व? यस सर। मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, कौन सा टाइप का बॉन्ड?
नहीं पता ना? સર બોલ્યો ખરી नहीं सुनाई બહાર दिया? વાળાનું આયોનિક અને અંદર વાળાનું કોવેલેન્ટ. हाँ नहीं बेटा, आवाज कोई आई नहीं, कोई बात नहीं, चलो। तो यहां पे बॉन्ड बनेगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और ये बनता है बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर्स। ओके, और इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड है वो इंडिकेट कैसे करते हैं? एरो से, फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। ऑलवेज याद रखना है हमें, फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर हम ये एरो से हम ये इंडिकेट करेंगे कौन डोनेट कर रहा है और कौन एक्सेप्ट कर रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ओके, चल, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड यहां पे बनता है। तो बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर ये बॉन्ड बनेगा। इसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी रहती है। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी से लेके क्या होता है कि उसका पर्टिकुलर शेप होगा। देखो, जब भी आयोनिक बॉन्ड बनता है तो उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो याद हो तो मिथेन, मिथेन का शेप कैसा था? Square planar. नहीं बेटा, टेट्राहेड्रल। मिथेन हाँ, tetrahedral. हाइब्रिडाइजेशन। ओके, फिर हमने VSEPR थियरी पढ़ी थी 11th में, 6th चैप्टर नहीं 4th चैप्टर में। तो उसमें भी मैंने समझाया था, याद हो तो, कि पर्टिकुलर शेप में AB2E, AB3, AB4, AB5, AB6 याद आया? क्योंकि उसमें बॉन्ड कौन सा बनता था? हाँ। कोवेलेंट। तो जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसकी भी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है जिससे पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही बॉन्ड बनते हैं। ओके, और फिर ऐसा सिखाया था कि चलो डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, लाइक sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो कौन सा शेप होगा? Trigonal. Planar triangular. प्लेनर ट्रायंगुलर, वेरी गुड। और जब sp हाइब्रिडाइजेशन देन Linear. लीनियर, वेरी गुड। एंड देन sp3 Tetrahedral. टेट्राहेड्रल। ओके, चल, तो भाई वर्नर्स थियरी अब नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे क्योंकि अभी अबाउट टाइम बहुत कम बचा है। आपको ठीक तरह से पूरा का पूरा वीडियो देखना है और मैंने जो भी बोला है ना वो पूरा लिखना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, जो भी मैंने जो बोला है वो पूरा का पूरा लिखना है आपको, तभी ये लर्न हो पाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो, किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। No doubt, sir. ओके, और एक चीज बोली थी, दिस इज माय फेवरेट चैप्टर, मतलब आई ऑल्सो एंजॉय टू टीच। ओके, लेकिन आप लर्न करोगे तभी ये समझ में आएगा आपको। ओके, ये पूरा जो ट्रांजिशन मेटल की ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये क्यों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं, ये भी आपको ठीक तरह से पूरे वर्ड्स में लिखने हैं। ओके, ये ई मैंने यहाँ पे लिखा है तो याद रह जाएगा ना। तो अब किसी को शायद डाउट नहीं है, जस्ट मिनट में रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूं।